हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे वह है विश्व में उभरते हुए सत्ता के केंद्र या शक्ति के केंद्र। यह चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में जिस तरह की अस्त व्यस्त स्थिति हुई, उस स्थिति से निपटने के लिए तमाम स्तरों पे तमाम तरह के प्रयास किए गए। इसमें सबसे प्रमुख प्रयास यूरोप में था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जिस क्षेत्र को हुआ था वह यूरोप ही था। सन 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध के कारण दुनिया दो भागों में बंट गई और अमेरिका, चूंकि पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था, और यूरोप के अधिकांश देश जो तब विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, यूरोप के तमाम देश दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुयायी थे। अमेरिका खुद पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए अमेरिका की चिंता थी कि साम्यवादी चुनौती, साम्यवाद जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, उस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। और उस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक था कि यूरोप के जो उसके साथी देश थे, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुयायी थे, वो मजबूत हों, उनका आर्थिक पुनर्निर्माण हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था। तो उनका आर्थिक पुनर्निर्माण हो, इस उद्देश्य से अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत, आप सब जानते हैं जो मार्शल योजना है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप के देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने शुरू किया था। और यह चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि साम्यवाद के प्रसार के द्वारा यूरोप के अधिकांश देश साम्यवादी हो जाए। इसलिए एक मामूली तौर पर सन 1948 में इसकी छोटी शुरुआत हुई यूरोप में, और सन 1951 में यूरोप के देशों के एक संगठन का निर्माण किया गया जो कोयला और इस्पात के लिए मुख्य रूप से बनाया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था यूरोप के देशों को वह था ऊर्जा के क्षेत्र में नुकसान, और दूसरा जो उनकी फैक्ट्रियां थीं, जो उनके उत्पादन के सेंटर्स थे, जो उनके प्रोडक्शन सेंटर्स थे, वो डिसरप्ट हो गए थे, बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गए थे। तो उनके निर्माण की आवश्यकता की दृष्टि से यह जरूरी था कि इनका फिर से रीस्ट्रक्ट किया जाए, इनकी व्यवस्थाओं को जगह जगह इनके योगदान किया जाए। तो कोयला और इस्पात यह पहला संगठन बनाया यूरोप के देशों ने मिलकर। और फिर थोड़े दिनों के बाद सन 1957 में रोम की संधि की गई। उस रोम के संधि के द्वारा EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन और EAEC यानी कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन। तो एटॉमिक एनर्जी, क्यों एटॉमिक एनर्जी? क्योंकि जो एनर्जी की स्थिति थी, जो ऊर्जा के क्षेत्र थे जो तहस नहस हो गए थे, उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो सकती थी बड़े स्तर पे। और कोयला का जो कोऑपरेशन था, एक संघ बनाया गया, वो सन 1950-51 में बना लिया। तो इस प्रकार ये तीन संगठन 1957 तक बन गए थे। 1957 में रोम की संधि से ये दो संगठन और बनाए गए, तो कुल तीन संगठन। ये तीन संगठनों ने एक लंबी यात्रा की और इस यात्रा के क्रम में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और बाद में सन 1993 में maastricht की संधि की, और इस maastricht की संधि के द्वारा फाइनली EU की स्थापना की गई। जो पुराने जितने संगठन थे उनका नाम बदल दिया गया और इनके जगह पर EU, यूरोपियन यूनियन। अगर आपको प्रश्न आता है परीक्षा में कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई, तो आपको लिखना है सन 1993 में। कई बार गलती से बच्चे सन 1950 का जो संगठन था, इस्टेब्लिशमेंट था, उसको आंसर के रूप में मेंशन कर देते हैं, जो कि एक गलत आंसर होता है। आपको यह बताते चलें कि सन 1993 में जब यूरोपियन यूनियन का नाम फाइनली बदला गया, यूरोपियन यूनियन किया गया, तो तब से इसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका सचिवालय है, इसका मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का। हम पढ़ रहे हैं कि यह कैसे सत्ता के केंद्र के रूप में कैसे विकसित हो रहा है। हमारे पृष्ठभूमि है, हमारे पढ़ने की पृष्ठभूमि यह है, ये जो चैप्टर जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह यह है कि सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्र। तो वैकल्पिक केंद्रों में तीन मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, एक यूरोपियन यूनियन, एक चाइना और एक आसियान। जो यूरोपियन यूनियन हम पढ़ रहे हैं,
इसको इसी रूप में पढ़ रहे हैं कि यह सत्ता का उभरता हुआ वैकल्पिक केंद्र कैसे है। तो यहाँ तक हमने जाना कि 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई, फाइनली एक लंबे यात्रा के बाद, जो 1950 में शुरू हुई थी अमेरिका के प्रयास से, जो मार्शल योजना के द्वारा उसने इनिशिएट किया था। 1993 में जब यह प्रयास जब यूरोपियन यूनियन का रूप बना, तब से अगर आप देखें आज तक, तो यूरोपियन यूनियन विश्व के में शक्ति का और सत्ता का एक उभरता हुआ मजबूत केंद्र है। क्यों मजबूत केंद्र है? क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें लगभग 28 देश इसके सदस्य हैं। हालांकि 2022 में इंग्लैंड ने इनकी सदस्यता परित्याग कर दिया, क्योंकि वहाँ के ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को रेक्टिफाई नहीं किया कि वो स्टिल मेंबर बने रहे। तो अब वहाँ की जो सदस्यता है वो 27 हो गई है। ये 27 देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के देश हैं, दुनिया के विकसित देश हैं, और यहाँ पे साक्षरता, शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी कि पर कैपिटा इनकम, यह सब के स्तर में यह दुनिया के सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े देशों में शामिल है। अब हम आपको ये भी बताते चले कि जो यूरोपियन यूनियन है, अगर इन कंट्रीज़ के इनके सहयोग, इस सहयोग संगठन के अगर टोटल इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो यह लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर की बनती है, जो दुनिया की दूसरी या तीसरी, चाइना की चूंकि लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर है, तो आप तीसरी कह सकते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है यूरोपियन यूनियन। दूसरी बात आपको बता दें कि जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रोडक्शन है, वो इन देशों का बहुत ज़्यादा है। विश्व व्यापार में अकेले इन देशों का जो योगदान है वो लगभग 23% है विश्व व्यापार में। अब इसके आगे आप देखिए, पॉलिटिकली इनकी स्थिति देखिए, ये सब पॉलिटिकली, अगर आंतरिक इनकी पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट आप देखें तो ये बहुत मजबूत है। सब स्थायी रूप से वहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि राजनीतिक स्थायित्व है, वहाँ की सरकारें स्थिर हैं, वहाँ अस्थिरता नहीं है, वहाँ जन विद्रोह की स्थिति नहीं है, वहाँ राजनीतिक संकट नहीं है, एक स्थायी सरकार का गठन होता है। और यही नहीं, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वह वैश्विक पटल पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कैसे निर्वाह करते हैं कि आप देखिए, जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें यूरोपियन यूनियन के 2 देश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये अस्थायी सदस्य देश हैं। यही नहीं, दुनिया के जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, N5, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, तो इसमें 2 देश आप देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इसी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। यही नहीं, G7 के मेंबर देश हैं इसमें से, ये 2 देश G7 के मेंबर देश हैं, और भी देश G7 के मेंबर देश हैं। इस तरह से तमाम G20, WTO, हर जगह पे इनकी मजबूत उपस्थिति है। तो विश्व व्यापार में इनका योगदान, इनका विकास, इनका पर कैपिटा इनकम, इनका जो पर कैपिटा इनकम है इन देशों का, वह दुनिया में 14वें नंबर पर इनको खड़ा करता है यूरोपियन यूनियन को, समन्वित रूप से। और यही नहीं, जो विश्व विकास, मानव विकास सूचकांक है, उसमें 15वें नंबर पे आते हैं समन्वित रूप से। तो इन सब बातों को मिला के हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन दुनिया में सत्ता का उभरता हुआ एक मजबूत केंद्र है। अब हम थोड़ी बात करेंगे चाइना की, कि चाइना को कैसे कहेंगे कि यह सत्ता का उभरता हुआ केंद्र है। अगर चाइना पर आप ध्यान दें तो जो चाइना का क्षेत्रफल है वह 90 लाख वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की बात करें तो आधिकारिक तौर पर तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या का। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े कहते हैं कि भारत आगे निकल गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे दुनिया का जो औपचारिक आंकड़े हैं अभी उपलब्ध हैं, उसमें चाइना आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी के साथ वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकानमी है। और जिस तेज़ी से चाइना की इकानमी ग्रोथ कर रही है, ऐसा माना जाता है कि 2040 तक वह अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सेना उनके पास है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन है, उसमें चाइना दुनिया का लगभग 50% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करता है। फोटोकॉपियर, माइक्रोवेव ओवन, इस तरह की चीज़ों पर इसकी मोनोपोली है। लगभग 70% प्रोडक्शन अकेले दुनिया का करता है। आज जो सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, जो सोलर प्लेट्स हैं,
अगर सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में चाइना को पीछे कर लिया जाए तो दुनिया में सोलर प्रोडक्शन की स्थिति का एक संकट खड़ा हो जाएगा। सोलर प्रोडक्शन में दुनिया में हेजेमनी है, इसका वर्चस्व है। चाइना को माइनस करके सौर ऊर्जा के उत्पादन की बात सोची भी नहीं जा सकती। चाहे चिप्स हों, जो सेमीकंडक्टर्स हों, आप दुनिया में किसी भी चीज़ को देख लीजिए, दुनिया के खिलौने हों, दुनिया में हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक कारें, दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान चाइना करता है। तो आज चाइना दुनिया का सबसे उभरता हुआ, मजबूत उभरता हुआ केंद्र है और अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई देश प्रस्तुत कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है। अब थोड़ी सी बात करेंगे आसियान की। जो आसियान है, इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी और आसियान का मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया। सन 1967 में 5 देशों ने मिलकर इनका निर्माण किया और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या आसियान की 10 है। जो इनका सचिवालय यानी मुख्यालय है, हालांकि इसकी स्थापना तो बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है सचिवालय वह जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। जो एशियान है वह आज दुनिया का सबसे आधुनिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। किस क्षेत्र में कि यह एशिया के कंट्रीज होते हुए भी, एशिया जब बोलते हैं तो आप ये थर्ड वर्ल्ड के पार्ट कहे जाते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड क्यों कहते हैं? जब थर्ड वर्ल्ड रेफर करते हैं, कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो अल्प विकसित देश, पिछड़े देश, गरीब देश, कम शिक्षित देश, इस तरह के का कंसेप्शन आता है। ऐसी पृष्ठभूमि में एशियान का जन्म हुआ 1967 में और एशियान के देशों ने, जो 10 देश हैं, इन्होंने इतना बढ़िया कोऑपरेशन का स्वरूप उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज विश्व के सामने यह एक मॉडल संगठन के रूप में उभर के आए, क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में उभर के आए हैं। आज इनकी अगर समन्वित आप अगर इकोनॉमी देखें, जीडीपी देखें, तो इस लिहाज से यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं। $4 ट्रिलियन से इनकी समन्वित जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है। विश्व व्यापार में इनका योगदान लगभग 7% है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो विश्व का लगभग 8% है और जो इनका क्षेत्रफल है वह लगभग विश्व का 3% है। तो आप इस लिहाज से अगर देखें, यही नहीं, एक और बात यहाँ बताते चले, जो एशियान कंट्रीज़ हैं इन्होंने जिस शैली को अपनाया है, यानी कि एक दूसरे के प्रति ये एशियान शैली की चर्चा की जाती है। यह इस पर सवाल बनता है कि एशियान शैली क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने को आती है सारी परीक्षाओं में। एशियान शैली क्या है? तो एशियान शैली के बारे में जान लीजिएगा। आपको 2-3 लाइन इस पर मुख्य रूप से लिखना है कि एशियान शैली इस समझ पर आधारित है कि हम प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो एशियान के हैं, वो एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और एक दूसरे के राष्ट्रीय सम्मान का रेस्पेक्ट करते हैं, इसका रेस्पेक्ट करते हैं सब एक दूसरे की। दूसरी बात, एक दूसरे की पहचान, उनकी विशिष्टता और उनकी अपनी राष्ट्रीय पहचान जो प्रत्येक राष्ट्र की है, उसका सम्मान करते हैं। तीसरी बात एशियान शैली में कि एक दूसरे के मध्य अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान हम बातचीत से, संवाद से करेंगे और धमकी देके, थ्रेट देके या झगड़े से समाधान नहीं करेंगे। तो एशियान शैली इस रूप में जानी जाती है कि बहुत सरलता से, बिना किसी विवाद के, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग के साथ आज एशियान देशों ने एक फ्री ट्रेड एरिया बना लिया है। 10 देश आपस में फ्री ट्रेड जोन कहे जाते हैं। एक दूसरे के मध्य सब व्यापार करते हैं, कोई टैक्सेशन नहीं, कोई टैरिफ नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एशियान दुनिया में एक उभरता हुआ शक्ति का केंद्र है और जिस तरह से ये उभर रहे हैं, बहुत सारे देश इनके डायलॉग पार्टनर बन गए, यहाँ तक कि अमेरिका, भारत, जापान, बहुत सारे कंट्रीज़ इनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो इस रूप में एशियान भी दुनिया का उभरता हुआ शक्ति का एक मजबूत केंद्र है। थोड़ी सी बात हम कर लें, हालांकि यह थोड़ा विषयतर है पर इसकी भी बात थोड़ा कर लें, नॉलेज होनी चाहिए। ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी और ब्रिक्स जो है शुरू में इसमें B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया जो S लास्ट में आता है।
BRICS। तो ये जो 5 देश हैं, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ये 5 देश इसके शुरुआती मेंबर माने जाते हैं। बाद में इस पे 5 और देश जुड़े जो इथोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 और देश इसमें जुड़े। तो इस प्रकार 10 सदस्य संख्या इसकी हो गई है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की चर्चा इसलिए की जाती है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल बनाते हैं अकेले, विश्व का लगभग 30%, और जो जनसंख्या है वह लगभग 45% बनाते हैं ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं। अब अगर आप इनके टोटल इकानमी पर विचार करें तो इनकी जो टोटल इकानमी है वो लगभग $30 ट्रिलियन, यानी लगभग अमेरिकी GDP के बराबर है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज को आप देखें तो इसमें चाइना शामिल है, रसा शामिल है, भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, ईरान शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है। तो इस तरह के कंट्रीज की जो अपनी आर्थिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना को हमने अभी पढ़ा कि दुनिया का उभरता हुआ शक्ति का केंद्र, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। रसा को आप देखें तो दुनिया में सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा अमेरिका के बराबर लगभग रसा की है। भारत को आप देखिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्दी ही कहा जा रहा है 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अपनी सामरिक क्षमता भारत की, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनने वाला है। इस लिहाज से देखें तो ब्रिक्स एक बड़ी चैलेंज के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, विश्व व्यवस्था में अपनी शिरकत करने के लिए तैयार है। जो 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था, 2025 में ब्राज़ील में होना है, और 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है वो खुद भारत में, इंडिया में होना है। थोड़ी सी चर्चा SCO की कर लें, संघाई सहयोग संगठन। आज सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, इसी पे चर्चा हो रही है। और जो ब्रिक्स है, जो संघाई सहयोग संगठन है, इन्होंने जो चुनौती प्रस्तुत की है अमेरिका के सामने वह है, इन्होंने कहा है कि अब विश्व व्यापार हम डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में करेंगे, हर देश की मुद्रा में करेंगे। तो हर देश की मुद्रा में जब विश्व व्यापार शुरू हो जाएगा, यानी कि बार्टर आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है, कि आप हमारे यहाँ सामान बेचिए, हम आपके यहाँ सामान बेचेंगे, परस्पर जो एक दूसरे के सामान की कीमत होगी उसको हम डिडक्ट कर लेंगे आपस में, समझ लेंगे आपस में, डॉलर की जरूरत नहीं है, और बाकी बचे हुए की क्रेडिट कर लेंगे और फिर उसको व्यापार में शामिल कर लेंगे, तो डॉलर की जरूरत नहीं है। अगर 45% आबादी दुनिया की वाले देश अगर इस तरह का सिस्टम अपनाएं तो डॉलर, जो दुनिया की सबसे हॉट करेंसी कही जाती है, सबसे ज़्यादा, अमेरिका को गुरूर किस बात का है, यही कि डॉलर के बिना दुनिया चल नहीं सकती, दुनिया की हॉट करेंसी, अगर इसका विकल्प लेके आते हैं और 45% की आबादी इसको अपनाती है, चाहे संघाई सहयोग संगठन हो चाहे ब्रिक्स हो, तो अमेरिका की हैसियत अपनी घटेगी। आज अमेरिका में आप देखिए बेरोजगारी, रिसेशन यानी आर्थिक मंदी और इस तरह के चैलेंजेस और प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अमेरिका की सत्ता को, उनके शक्ति के केंद्र बने रहने को चुनौती मिल रही है और ये दुनिया के तमाम शक्ति के केंद्र उभर रहे हैं। तो वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने चैप्टर में इसका लाभ मिलेगा। थैंक्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिएगा जरूर।